त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए सियासी घमासान तेज हो गया है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने चुनावी रण जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सोमवार को जहां गृह मंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ चुनाव रैलियां की, तो वहीं मंगलवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा के बागबास में चुनावी रैली की। कांग्रेस पर हमलावर होते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में घोटाले होते थे, कांग्रेस ने अन्याय किया है, कांग्रेस आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश का विकास कांग्रेस को पसंद नहीं है। पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए सीएम योगी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले राम मंदिर, राम सेतु का विरोध करते रहे हैं और कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार के मामले रोज सामने आते थे। वहीं कांग्रेस कम्युनिस्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। आज जब आस्था का सम्मान हो रहा है तो कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के इसको बचाना नहीं चाहती, बल्कि इसके खिलाफ साजिश रचना चाहती है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अच्छा काम किया है। पूरे देश के अंदर अच्छा काम हुआ है। और त्रिपुरा को तो बोलना ही क्या, 5 वर्ष पहले भी मैं आया था, तब मैं देखा था मकान नहीं थे, आवास, बिजली नहीं थी, उज्ज्वला योजना के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा था, हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत नहीं मिल पा रही थी, सुरक्षा का वातावरण नहीं था। लेकिन 5 साल के बाद जब मुझे त्रिपुरा में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो मैं कह सकता हूं कि डबल इंजन सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और श्री डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में आज यहां पर इन योजनाओं का लाभ हर घर तक बिना भेदभाव के त्रिपुरा वासियों को प्राप्त हो रहा है। कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। याद करिए, जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस उसके खिलाफ आंदोलन कर रही थी, कहती थी कि नहीं बनना चाहिए। आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में बन रहा है। कांग्रेस उसका विरोध करती थी, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी। कांग्रेस राम सेतु को तोड़ करके भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी, भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी। और यूपीए के शासनकाल में आपने देखा होगा, घोटाले पे घोटाले, रोज एक नया घोटाला कांग्रेस का सामने आ जाता था, रोज एक नया घोटाला सामने आ जाता था। क्या अराजकता पैदा की थी कांग्रेस, क्या अराजकता पैदा की थी? कभी कोयला घोटाला, कभी 2G घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला। ये घोटाला कांग्रेस की पहचान बन चुकी थी। अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद मचे घमासान ने लगातार तीसरे दिन संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी। दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। हालांकि लोकसभा में विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद अडानी मुद्दे पर चर्चा के सरकार के आश्वासन के बाद कार्रवाई के लिए तैयार हो गया। लोकसभा में राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी की साथ तस्वीर दिखाई, जिस पर स्पीकर नाराज हुए। उन्होंने कहा, पोस्टरबाजी बंद कीजिए, नहीं तो सत्ता पक्ष के लोग भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अडानी के साथ वाली तस्वीरें दिखाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की अडानी को रक्षा सौदे और एक्सपोर्ट कंट्रोल देने को लेकर डील हुई है। राहुल ने इससे पहले अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने ये बात की जो इस योजना से खुश नहीं। उन्होंने ये दावा किया है कि अग्निवीर योजना सेना की ओर से
नहीं आई है बल्कि उन पर थोपी गई है। इसे अजीत डोभाल ने सीना पर थोपा है। इसमें आरएसएस का भी हाथ है। राहुल गांधी के बयानों पर लोकसभा में हंगामा हो गया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की सरकार और अडानी डील को लेकर दिए गए बयान पर आपत्ति जाहिर करते हुए सबूत मांगे और उनसे माफी मांगने को कहा। के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए, प्लीज पोस्टर माननीय ये देख लीजिए सदस्य, पब्लिक में सर। नहीं स्पीकर सर, वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की पोस्टर और फोटो है फोटो सर, उसका नियम में बहुत नहीं है, उनका अच्छा चेहरा सदन ने दिख नियम रहा है। बनाया है। उनके वहां पे उनके पीछे अदानी का लोगो है, अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज के प्रेसिडेंट्स एड्रेस में मैं थोड़ा जो नरेंद्र मोदी जी का और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। ये भी सवाल पूछा, ये भी पूछा कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? ये 2014 में अगर आप दुनिया की, मुस्कुरा रहे हैं आप, बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में, 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो यूपी में 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश का आंकड़ा 21 लाख करोड़ पहुंच गया है। आइए देखते हैं संवाददाता रजत सिन्हा की ये रिपोर्ट। यूपी में 10 से 12 फरवरी के बीच होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश का आंकड़ा अब तक 21 लाख करोड़ पहुंच गया है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के माध्यम से निवेश जुटाने की योगी सरकार की कोशिशें परिणाम सोच से कहीं बेहतर दिख रहे हैं। निवेश प्रस्तावों का आंकड़ा 21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जो कि राज्य सरकार द्वारा तय किए गए संशोधित लक्ष्य 17 लाख करोड़ से कहीं अधिक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेशकों की सबसे अधिक रुचि देखी गई है। कुल निवेश प्रस्तावों का 56% इसी सेक्टर के खाते में जाता दिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतने बड़े पैमाने पर मिले निवेश प्रस्ताव राज्य सरकार की नीतियों और प्रोत्साहन पर मुहर लगा रहे हैं। राज्य सरकार निवेशकों को कैपिटल सब्सिडी के साथ साथ स्टैंप ड्यूटी में छूट समेत कई रियायतें दे रही है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद दूसरा नंबर कृषि क्षेत्र का रहा है। 15% निवेश के प्रस्ताव और एमओयू कृषि क्षेत्र में हुए हैं। वहीं आधारभूत संरचना के क्षेत्र में 8%, टेक्सटाइल में 7% और पर्यटन में 5% निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को अब तक हासिल हो चुके हैं। इसके अलावा शिक्षा, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, सौर ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर एमओयू हुए हैं। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, जिसे पश्चिमांचल भी कहा जाता है, निवेश खींचने में सबसे अधिक सफल रहा है। कुल निवेश प्रस्तावों और एमओयू का 45% हिस्सा इसी क्षेत्र के खाते में गया है। इसकी वजह इस क्षेत्र का दिल्ली से जुड़ाव और यहाँ का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। पश्चिमांचल के साथ ही प्रदेश का पूर्वी हिस्सा यानी पूर्वांचल भी निवेशकों को लुभा रहा है। इस क्षेत्र को औद्योगिक नीति के तहत कई तरह की रियायतें मिली हैं। अब तक हासिल निवेश प्रस्तावों का 29% हिस्सा पूर्वांचल को मिलता दिख रहा है। वहीं मध्यांचल और बुंदेलखंड को 13% निवेश के प्रस्ताव मिले हैं।
10 से 12 फरवरी के बीच वृंदावन योजना में 50 एकड़ में तैयार की जा रही इसी टेंट सिटी में यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश और विदेश के बड़े तमाम नेता और उद्योगपति शामिल होंगे। सहारा समय के लिए वृंदावन कार्यक्रम स्थल से कैमरामैन रजिश के साथ रजत। प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुए बार एसोसिएशन चुनाव में अध्यक्ष पद अशोक कुमार सिंह ने जीत दर्ज की है, तो महासचिव पद पर नितिन शर्मा को जीत मिली है। अशोक सिंह को कुल 2710 मत मिले हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 312 मतों से हराया है, जबकि महासचिव पद पर नितिन शर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विक्रांत पांडे को 367 मतों से मात दी है। अधिवक्ताओं, युवा अधिवक्ताओं का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने इस योग्य समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कुछ दिन बाद जब पूरी प्रक्रिया पूरी होगी चुनाव की, तो हम आपसे विस्तृत वार्ता करेंगे। लेकिन एक वादा आपसे भी करता हूं कि आम अधिवक्ताओं, युवा अधिवक्ताओं को कभी अफसोस न होगा कि उन्होंने अपना कैसा अध्यक्ष चुना है। आम अधिवक्ता जिन जिन समस्याओं से पीड़ित है, निश्चित रूप से उसका समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। मथुरा के थाना मांड इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे के मांड टोल बैरियर के पास एक स्विफ्ट कार में फंसा हुआ एक शव कई किलोमीटर दूर तक घसीटता चले जाने से चिथड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे मांड टोल पर जैसे ही एक स्विफ्ट कार टोल देने के लिए रुकी, तो सिक्योरिटी गार्ड कार के पीछे का नजारा देख दंग रह गया। स्विफ्ट कार के पीछे एक युवक का शव लटका हुआ था। आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को देखकर वो भी दंग रह गई। तत्काल में मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 106 पर जूता एवं मोबाइल और बॉडी की उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। नए भारत का ग्रोथ इंजन आपके निवेश देगा दोगुनी रफ्तार। एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार। 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां बनेंगी सफल व्यापार का आधार। आइए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निवेश करें। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहभागी बने। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। शेष पड़े मिले हैं। पुलिस मृतक के शव की पहचान करने का प्रयास कर रही है। बताया जाता है कि स्विफ्ट कार आगरा से दिल्ली जा रही थी। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। यमुना एक्सप्रेसवे पे प्रात लगभग 4 बजे एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो आगरा से दिल्ली की तरफ जा रही थी, उसमें एक व्यक्ति जो उसके पीछे लोहे का गार्ड लगा था उसमें फंसा हुआ और घसीटता हुआ वहां मार्ग तक आया, जिसको कि जब कर्मचारियों ने देखा तो उसको उस गाड़ी से निकाला गया। उस गाड़ी को वीरेंद्र सिंह जो कि संगम विहार दिल्ली के रहने वाले थे वो चला रहे थे। गाड़ी में उनका परिवार बैठा था। उनका कहना यह है कि कल एक्सप्रेसवे पे फॉग बहुत ज्यादा था तथा दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसी के बीच में कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ जो कि उनकी गाड़ी से फंस गया। इसमें अग्रिम पूछताछ की जा रही है और जो कैमरे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे उनको भी चेक किया जा रहा है। जैसे भी जानकारी होगी आपको। मुजफ्फरनगर जिले में कलेक्ट्रेट में किसानों ने अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन
किसानों का कहना है कि आवारा पशुओं से निजात मिलनी चाहिए। किसानों का कहना है कि गन्ना मूल्यों की घोषणा भी नहीं की गई है और किसान परेशान हैं। सरकार समस्याओं को लेकर भारी संख्या में किसान एकत्रित हुए थे। नोएडा पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड करने वाले 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 12 लैपटॉप, 73 मोबाइल फोन, 6 पासबुक, 90 एटीएम कार्ड भी बरामद हुए हैं। ये गोरखधंधा नोएडा स्थित सेक्टर 108 में D309 में चल रहा था। महादेव बुक ऐप के जरिए ये ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड चल रहा था। 500 रुपए से ये ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड शुरू होता था। महादेव बुक का मालिक सौरभ चंद्राकर डील करवाता था। नोएडा के डीसीपी हरीश चंद्र ने ये जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। उन्होंने बताया कि 10 बैंकों के 26 फर्जी बैंक अकाउंट से 400 करोड़ की ज्यादा की रकम ट्रांसफर की गई है। पुलिस ने 22 फर्जी खातों से करीब 2 करोड़ की राशि फ्रीज की है। लाने वाले जो फ्रॉड करते थे, आज नोएडा पुलिस ने उनका भांडाफोड़ किया है। क्या कुछ जानकारी है? डीसीपी हरीश चंद्र हमारे साथ मौजूद है नोएडा, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल है कि कितने लोग जो हैं इसमें गिरफ्तार किए गए? इसमें अभी तक 16 लोग हम अरेस्ट किए और 9 लोग अभी एब्सकॉन्डिंग है और बाकी इनके कब्जे से जो है 12 लैपटॉप, 60 से ज़्यादा आधार कार्ड, 50 से ज़्यादा सिम, लगभग 30 अकाउंट्स की डिटेल और 5 पासपोर्ट, ये सब बरामद हुए हैं। सर, कितना अभी तक जो अमाउंट है बताया जा रहा, आंकड़ा कितना है कि कितना अभी तक फ्रॉड कर चुके हैं? जो अकाउंट्स की डिटेल हम लोगों को मिली है उसके बेसिस पे लगभग 400 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन जो है वो हुआ है और 1.5 करोड़ की धनराशि अभी तक हमने डिफरेंट बैंक्स में फ्रीज कराई है। बाकी और डिटेल आनी अभी बाकी है। सर, अगर बात की जाए कि कब से ये जो है इस साइबर को मतलब अंजाम दे रहे थे, कब तक ये नोएडा में कब से गैंग जो है सक्रिय था और कितने जो है तार इसके विदेश से जुड़े हुए हैं, कहाँ से जुड़े हुए हैं? ये लगभग 1.5 महीने से यहाँ काम कर रहे थे और इस मकान को उन्होंने पूरा जो है वो हायर किया हुआ था, उसी में रहते थे, उसी में जो है वो बाहर नहीं निकलते थे, खाना पीना सब वहीं खाते थे। और इसमें जो है 2 लड़के बाहर दुबई में ट्रेनिंग भी लेके आए इस गेम की और बताया जा रहा है कि जो ऐप है इसका जो ओनर है या जो भी मास्टरमाइंड है, सौरभ नाम है उसका, वो दुबई में ही रहता है। तो उस एंगल पे भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अगर आपने बताया कि ये ट्रेनिंग लेके आए हैं दुबई में, तो दुबई में ट्रेनिंग लेते थे और कितने समय तक उन्होंने ट्रेनिंग ली है दुबई में? लगभग 22 दिन की ट्रेनिंग इनके द्वारा जो पूछताछ में बताया गया है कि वो दुबई में ली है और इसी गेम से रिलेटेड है। ये बेसिकली गेम को कंट्रोल करते थे ताकि जो है वो कंट्रोल करके सामने वाले को हरा करके और उसका पैसा अपने अकाउंट में डाल करके और उसको फिर जो है वो वहां से स्विच ऑफ कर दिया जाए। क्या उसका ऐप का क्या नाम है जिसमें क्या करते हैं? महादेवा ऐप के नाम से बताया जा रहा है, ये आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। सर, गौतम बुद्ध नगर में भी कुछ दिन पहले भी एक जो मामला ऐसे सामने आया था सूरजपुर क्षेत्र में कि उनको भी ऐसे महादेव के नाम से वो फ्रॉड करते थे। वो गैंग जो है जो छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसने पर्दाफाश किया था, तो उससे कुछ रिलेटेड है ये कुछ मामला? अभी तक कोई कनेक्शन तो डायरेक्टली हम लोगों को नहीं मिला है, क्योंकि ऐप जो है वो भी उसी ऐप से यूज कर रहे थे। तो ये हो सकता है कि जो अभी वांछित चल रहे हैं हमारे, इसमें अगर इनसे कुछ पूछताछ होगी या पकड़े जाएंगे तो उसके बाद उनसे हो सकता है कुछ कनेक्शन डेवलप हो। फिलहाल अभी पूछताछ में कोई बात निकल के नहीं है। डी कंपनी का क्या रोल है इसमें? अभी प्राइमरी तो कोई पूछताछ में चीजें ऐसी निकल के नहीं आई हैं। बस ये है कि ये लोग चूंकि दुबई गए थे और सौरभ दुबई में रहता है और ये पैसा जो इन्वॉल्व है इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो ये सारा तफ्तीश का विषय है और इसमें जो है वो कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं वो तफ्तीश में। सौरभ क्या मास्टरमाइंड है इसका? जी, सौरभ मास्टर। सर, नेपाल का भी कोई बताया कि नेपाल में भी कोई इस समय है जो फरार है, वहाँ बैठा हुआ है? पूछताछ में ये बात निकल के आई है कि इनके कुछ साथी हैं जो उसमें एक नेपाल में है और एक जो है वो थाईलैंड में भागा हुआ है। कितने लोग सर अभी फरार हैं गैंग में? अभी 9 लोग फरार हैं। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी हरीश चंद्र, जिन्होंने बताया कि जो उन्होंने गैंग का पर्दाफाश किया है, जो ऑनलाइन ठगी करते थे, अरबों रुपए की जो है अभी तक लोगों को चूना लगा चुके हैं। इसमें जो 7 फरार चल रहे हैं, ज्यादातर उन पे भी की जा रही है। क्रम के सैनी, समय नोएडा। मैनपुरी में अपर जिला स्पेशल पॉक्सो 42 वर्षीय पूनम की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। वह अपनी कार से चालक के साथ गाजियाबाद से मैनपुरी आ रही थी। नगर थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद वाली थी। दुर्घटना फिरोजाबाद जिला के नखला खंगर के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर 66 पर कार आगे चल टकरा गई थी। भाई मैं एक एडीजे पॉक्सो एक्ट जो कि मैनपुरी पोस्ट थी
वो उनके इलाज के दौरान यहाँ पर मृत्यु हो गई है, जिनके बारे में पता लगा कि ये फिरोजाबाद में इनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। सही जानकारी के लिए फिरोजाबाद से संपर्क किया जा रहा है, चूँकि एक्सीडेंट फिरोजाबाद में हुआ था। इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। COCFI प्रातः से ही PGI में बने हुए हैं। परिजन आ रहे हैं, जैसे परिजन आएंगे अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। क्या नाम है, कहाँ पोस्टिंग थी? श्रीमती पूनम त्यागी, ADJ पॉक्सो एक्ट मैनपुरी। महाराजगंज के कोठीभार थाना क्षेत्र के सबिया गांव के बिशला टोल स्थित एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से एक गर्भवती महिला के साथ साथ 2 साल की बच्ची की मौत हो गई है। घटना के समय घर पर मृतकों के सिवा कोई भी मौजूद नहीं था और सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। वहीं मौत के मामले में पुलिस जांच कर रही है। क्षेत्र में सबिया पिछला टोला पड़ता है, वहां पर एक घर में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आग बुझाने के लिए मौके पर आई। आग बुझा लिया गया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक महिला और उसकी छोटी बच्ची की डेथ हो गई है जलने से। जो आसपास के लोगों द्वारा बताया गया है कि घर में उस समय कोई नहीं था और जो मृतका है उसका पति दोनों बाहर थे। अभी दोनों से पूछताछ की जा रही है गिरफ्त में लेके, और आग लगने के कारणों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और रिपोर्ट में जो भी निकल के आगे आएगा उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क किताबें उपलब्ध कराती है, लेकिन बांदा जिले में लगता है कि विभाग के कर्मचारी सरकार की मंशा पर पलीते लगा रहे हैं। जिले में किताब नोडल संकल्प प्रभारी ने लगभग 10 क्विंटल सरकारी किताबें कबाड़ी की दुकान में बेच दी हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कबाड़ी की दुकान पर छापा मारा है, जहां भारी मात्रा में सरकारी किताबें बरामद की गई हैं, जिसके बाद पुलिस ने नोडल और कबाड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रिंसी मौर्य ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जो भी दोषी पाया जाएगा उससे बख्शा नहीं जाएगा। बिजनौर जिले को सूचना मिली कि हमीरपुर दीपा इलाके में कुछ संदिग्ध लोग हैं जिनके ऊपर वारंट जारी है, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने गांव में चेकिंग करने लगी। लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद थाना प्रभारी के साथ साथ 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं पुलिस पार्टी पर पथराव करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और 17 लोग बताए जा रहे हैं कि जो कि नामजद हैं और इनके साथ साथ 21 ग्रामीण के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। के साथ मशीद गांव में संदिग्ध व्यक्तियों की टीम एवं वारंटियों के यहाँ गिरफ्तारी दर्ज देने हेतु गए हुए थे। जब वह साजिद व माजिद के घर के पास पहुंचे तो कुछ संदिग्ध दिखाई पड़े। उनके द्वारा हल्ला मचाते हुए साजिद माजिद के घर में घुस गए और छतों पर चढ़ गए। उनकी आवाज को सुनकर और काफी लोग छतों पर आ गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिए तथा ऊपर से पुलिस पार्टी पर पथराव किए, जिसमें प्रभारी निरीक्षक एवं 2 आरक्षियों को चोटें आई। घटना की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल क्षेत्राधिकारी चांदपुर मैं फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। मौके पर शांति व्यवस्था कायम की गई तथा घायलों को तत्काल चिकित्सा हेतु अस्पताल भेजा गया। घटना में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध थाना हिमपुर दीपा पर 17 व्यक्तियों को नामजद करते हुए एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत। खबर हल्द्वानी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिले को 35 करोड़ रुपए की उन्होंने सौगात दी है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 3 करोड़ की लागत से बने लेगेसी वेस्ट प्लांट का लोकार्पण किया गया है। ये STP प्लांट मेयर जोगेंद्र रौतेला का ड्रीम प्रोजेक्ट है और लोकार्पण के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभा को संबोधित करते हुए हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय जू बनाने की भी घोषणा की है। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आज सभी शहरों को स्वच्छ बनाया जा रहा है, निर्मल गंगा का अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है, जिसमें गंगा और गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सभी को स्वच्छ रूप में आगे बढ़ाया जाए, आगे भेजा जाए। हल्द्वानी शहर में अमृत योजना के अंतर्गत आज इस सीवरेज प्लांट का जो लोकार्पण हुआ है, इससे निश्चित रूप से हल्द्वानी शहर के स्वच्छता में, यहाँ के पर्यावरण की दृष्टि से
यहाँ की सुविधा की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा। और हमारा जो हल्द्वानी प्रमुख शहर है, उस शहर को ये योजना मिलने से कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तराखंड के अंदर भी जो आगे का अभियान है हम लोग इसी रूप में आगे बढ़ाएंगे। और हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड के अंदर से माँ गंगा और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं सभी स्वच्छ रूप में आगे जाएंगे। राज्य में खनन के मामले में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। सदन में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार अवैध तरीके से खनन करवा रही है, पोकलैंड मशीनों से खनन हो रहा है और सरकार संगठित अपराध को संरक्षण दे रही है। इस पूरे मामले पर पलटवार करते हुए बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि आरोप लगाने से पहले कांग्रेस खनन और आबकारी के मामले में अपना दामन देख ले कि उसके कार्यकाल में कितने कारनामे हुए हैं। वर्तमान धामी सरकार ने तो अवैध खनन कारोबारी पर नकेल कसने का काम किया है। जिस प्रकार से कांग्रेस बेतुकी और बेबुनियाद आरोप लगा रही है, कुछ आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड का आबकारी और खनन घोटाला, जो सबसे चर्चित घोटाले रहे उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकाल के, वो उत्तराखंड की जनता अभी तक नहीं भूली है। और इस तरह से आरोप लगाने से पहले उनको जरूर सोचना चाहिए कि किस तरह से उत्तराखंड कांग्रेस की सरकार में खनन और आबकारी को लेकर के किस तरह से नंगा नाच उत्तराखंड के अंदर जनता ने देखा है। इसलिए कुछ बोलने से पहले उनको इस बात पे जरूर सोचना चाहिए। और हमें दावे के साथ कह सकते हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक पारदर्शी सरकार चल रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो अपने निरंतर रूप से अपने जो अपना पार्टी के पदों की जिम्मेदारी से लेकर सरकार की जिम्मेदारी है, उन सब की प्रक्रिया के तहत उनके अंदर काम होता है। अभी हमारे मंडल स्तर तक का संगठन तैयार हो चुका है और हमारी प्रदेश कार्य समिति, जिला कार्य समिति, मंडल कार्य समितियां हो रही हैं। सरकार के दायित्वों के लिए भी संगठन के स्तर पर विभिन्न बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और निश्चित रूप से जिस लेवल पर इस निर्णय को होना है उस लेवल पर इस पर गंभीर मंथन और विचार चल रहा है। देखिए, इसमें मुझे नहीं लगता कि समय कोई बाउंड होगा। जैसी सारी प्रक्रिया पूरी होगी तो निश्चित रूप से जो सरकार की जैसी मंशा है तो उस तरह से हो जाएगा। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें संगठित रूप से अपराध कराया जा रहा है, अपने चहेतों से खनन कराया जा रहा है। पोकलैंड जेसीबी नदियों का सीना चीर रही हैं और हजारों की संख्या में ट्रक भर के रातों रात जो है सप्लाई की जा रही है, जिससे रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, मां प्रकृति का नुकसान हो रहा है और हमारा जो खनिज पदार्थ है उसकी चोरी हो रही है, जिसको सरकार को रोकना चाहिए। सरकार संरक्षण नहीं देने चाहिए। सरकार ने अनेकों पहले भी कदम ऐसे उठाए जिससे रेवेन्यू लॉस हुआ, जिसमें 7 रुपए के हिसाब से प्रति घन मीटर प्राइवेट व्यक्ति को देने की बात हुई, जिसका लाभ अपराधी उठा रहे हैं। और जो वन विभाग की 30 रुपए का रेट था, या जो कुमाऊं मंडल विकास निगम या गढ़वाल मंडल विकास निगम के 24 के रेट थे, जो उसके बाद जब वहां बोली लगती थी उस पर होता था, 30 रुपए से ऊपर का रेट जाता था, सरकार को रेवेन्यू आता था, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 5 साल के क्रैशर के पट्टे को 10 साल का करना, ये भी अपने आप में शंका पैदा करता है। तो सब कुछ घोटाला चल रहा है और विभाग के एक बड़े डायरेक्टर के ऊपर एनजीटी ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने नजदीकी को, जिसको नहीं दे सकते कानूनतः, उसको क्रैशर खोलने की परमिशन दी है और देहरादून जो रेड जोन में था उसको ऑरेंज जोन में कन्वर्ट बिना पर्यावरण विभाग के एनओसी के किया गया है। जो अपराध करने की नियत से किया गया है, उस अपराधी, उस अधिकारी की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसके समय में जितने क्रैशर्स सैंक्शन किए गए हैं उन सब की भी जांच करनी आवश्यक होगी। अडानी मामले में जहां एक ओर संसद में हंगामा चल रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस पूरे मामले पर सड़कों पर भी लगातार प्रदर्शन कर रही है। इस सिलसिले में देहरादून में महिला कांग्रेस ने एलआईसी के कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ ही केंद्र सरकार व उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। कांग्रेस की प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की शह पर अडानी ने ये कारनामा किया है और यही वजह है कि सदन में चर्चा की
चर्चा से केंद्र सरकार कतरा रही है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं मेरी वेबसाइट samylive.com पर। सहारा प्रणाम।